नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज है 4 अगस्त 2023। और इस वीडियो में जितने 4 अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको इसमें हम शामिल करते हैं। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो 4 अगस्त का करंट अफेयर है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जैसे वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में कब अंगदान महोत्सव का आयोजन किया गया? तो अंगदान का जो महोत्सव है वो किया गया 3 अगस्त को। ये 3 अगस्त को अंगदान महोत्सव का आयोजन किया गया, और ये किया गया नई दिल्ली में। और ये जो भारत का 13वां अंगदान दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में अंगदान महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो अब एक जो सर्वे हुआ है जिसमें एक रिपोर्ट निकली है, तो उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो अपने देश भारत में करीब 2 लाख हर साल अंग की आवश्यकता होती है, और जिसमें केवल 10% अंग ही उपलब्ध होते हैं। देखा जाए तो 2013 में 5,000 अंगदान होते थे, और 2023 में 15,000 अंगदान होने शुरू हो गए हैं। और अभी भी जो टारगेट है 2 लाख तक का, वो पूरा नहीं हुआ है। तो पहले एक चीज़ और थी कि जो अंगदाता थे जिनकी मृत्यु हो जाती थी और उनके अंग जो है वो किसी न किसी को लग जाते थे, तो उसके जो रजिस्ट्रेशन की पात्रता थी वो थी 65 वर्ष। ठीक है, तो इसको हटा करके अब किसी भी एज का बंदा रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अपने अंग का दान कर सकता है मृत्युपरांत। उसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है, moto.gov.in। तो इस पे जा करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और एक 24 घंटे चलने वाला कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, जहां से आप अंगदान के लिए सूचना, टेली परामर्श और समन्वय की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, 1800114770। इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये है अंगदान दिवस के बारे में, जो 3 अगस्त को मनाया गया, और ये 13वां अंगदान दिवस था, जिसके उपलक्ष्य में आपका अंगदान महोत्सव दिल्ली में मनाया गया। उसकी एज जो है 65 वर्ष से कम करके किसी भी एज में कर दी गई। हर साल 5,000, जो 2013 में 5,000 अंगदान होते थे, और अब 2023 में 15,000 अंगदान होना शुरू हो गए हैं। इतना इस क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना IDP के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है? देखिए, कितने भी हाई लेवल के इंस्टीट्यूट हों, उनके लिए एक ही संगठन है UGC, और जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ये जो है जितने भी हायर लेवल की एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको जो कोई भी विकास योजनाएं हो, डेवलपमेंट की योजनाएं हो, उन सभी के लिए वो ये चीज़ें करता है। इसके बारे में देखा जाए तो दिशा निर्देशों का उद्देश्य जो है वो शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए शैक्षणिक अनुसंधान उत्कृष्टता प्रदान करने में सहायता करेंगे। तो ये एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए UGC हमेशा तत्पर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप UGC को ही टिक करना। भारत में पिछले 5 वर्षों में महिला ढोने के कारण कितनी मौतें दर्ज हुई हैं, ये अभी हाल ही का सर्वे है। तो इसमें सरकार की तरफ से बोला गया है कि इसमें 0 मृत्यु हुई है। केंद्र सरकार ने कहा कि सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है उसने ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, और भारत में पिछले 5 वर्षों में हाथ से महिला ढोने के कारण कोई मौत नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य ने मैंग्रोव सिल्क की स्थापना की है? ये स्थापना की है पश्चिम बंगाल ने। मैंग्रोव क्या होता है? जो समुद्र होता है उसके किनारे झाड़ियाँ लगी होती हैं, जो यहाँ से आने वाली सुनामी को रोकने का प्रयास करती हैं। तो उसकी सुरक्षा के लिए मैंग्रोव सिल्क की स्थापना की गई है, और जो किया है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल जो कि भारत के लगभग 40% मैंग्रोव वनों का घर है। मतलब भारत में जितने भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं
उनमें जितने मैंग्रोव 40% हैं वो केवल और केवल पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और ये आप जानते हैं कि मैंग्रोव जो है पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की है इन्होंने। और ये क्या करेगा, जो राज्य में है जितनी मैंग्रोव है उनकी सुरक्षा करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चाइल्ड हेल्पलाइन को किस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS अखिल भारतीय नंबर के लिए एकीकृत किया जा रहा है। चाइल्ड हेल्पलाइन की बात हो रही है और इसका एक और जो सहायता प्रणाली है उसके साथ में कोलैबोरेशन हो रहा है कि ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगी। ठीक है, तो ये जो है वो है नंबर 112 नंबर डायल करने पर आपका जो चाइल्ड सेफ्टी है उसका भी आपकी कंप्लेन सुनी जाएंगी। तो आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली जिसको ERSS 112 के साथ में जो चाइल्ड हेल्पलाइन है वो मर्ज की गई है और इसका पहला चरण 9 राज्यों में पूरा किया गया है। जो 112 नंबर के साथ में चाइल्ड हेल्पलाइन का एकीकरण जो किया गया है वो अभी 9 राज्यों में हो चुका है और वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, लद्दाख, पुडुचेरी और मिजोरम। ये 9 राज्य हैं जहां पर अभी चाइल्ड हेल्पलाइन का मर्ज किया गया है, उसका एकीकरण किया गया है 112 नंबर के साथ में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे बड़े निजी स्वामित्व वाले उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर दी है। तो इसमें जो प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस में अपने लॉन्च करती रहती है अपने प्रोजेक्ट, और अभी स्पेस जो एक्स है एक प्राइवेट निजी कंपनी, वो क्या करेंगे, जुपिटर 3 को लॉन्च करेंगे। एक उपग्रह जो है, इस प्रभावशाली उपग्रह को फ्लोरिडा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, इसका आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई शहर में। अब इसमें क्या है कि इसमें केवल 6 टीम भाग ले रही हैं, कुल 6 टीम भाग ले रही हैं और वो जो देश हैं जिनकी टीम भाग ले रही हैं वो भारत, पाकिस्तान, दक्षिणी कोरिया, जापान, चीन और मलेशिया, ये 6 देश शामिल हैं जिनकी टीमें इसमें भाग ले रही हैं। ये टूर्नामेंट 10 दिनों तक होगा और इसमें पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा 2011 से प्रतिवर्ष किया जाता है। तो ये जो एशियाई हॉकी महासंघ है ये 2011 से लगातार करते हुए आ रहा है। ठीक है, तो अभी अगला जो क्वेश्चन नंबर है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 8। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जिसको DGCA भी कहते हैं, इन्होंने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? ड्रोन ट्रेनिंग के लिए इन्होंने जो पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में एक तरीके का समझौता किया, उनको मंजूरी दी है कि हाँ भाई आप ये ट्रिक करा सकते हो ट्रेनिंग। अब वो कितने हैं? वो 63 हैं जिनको DGCA के द्वारा मंजूरी मिली है। ठीक है, तो ये है एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक 5,500 से अधिक रिमोट पायलट प्रमाण पत्र प्रमाणित किए हैं DGCA ने। और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए भारत का एक वैधानिक निकाय है। तो अभी DGCA ने 5,500 से ज़्यादा सर्टिफिकेट दे दिए हैं ड्रोन ट्रेनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नया सवेरा योजना जो है उसके लिए जो मंत्रालय है वो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह एक योजना ऐसी है जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा होगी। इस योजना में चाहे सिख हो, जैन हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, इन समुदायों के सभी छात्रों के लिए ये शुरू की गई है। और इस योजना के तहत 1,20,000 अल्पसंख्यक छात्रों को फ़ायदा हुआ है।
तो नया सवेरा योजना जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अब यहाँ आकाश मिसाइल का जो पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है उसके निर्माण की बात हो रही है, और इसका निर्माण किस किस कंपनी ने किया है, किसके द्वारा किया गया है? तो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किया है। अब ये होता क्या है, ये एक तरीके से टर्मिनल में सिस्टम लगा होता है। सीकर जो है एक महत्वपूर्ण सब सिस्टम है जिसका उपयोग टर्मिनल फेज में टारगेट ट्रैकिंग के लिए, सरफेस टू एयर मतलब ज़मीन से हवा के लिए, और एयर टू एयर हवा से हवा के लिए मार गिराने वाली मिसाइलों में किया जाता है। मतलब ये जो सीकर है वो टारगेट सेट करता है कि टारगेट इस मिसाइल का क्या होगा। तो ये किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, और इसकी जो स्थापना है वो 1970 में हैदराबाद में की गई थी। तो इसकी स्थापना जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस भारतीय अमेरिकी को सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस को प्रमुख बनाया गया है? एक भारतीय अमेरिकी हैं, उनको सॉल्ट लेक सिटी में FBI की फील्ड का ऑफिसर का प्रमुख बनाया गया है। वह सोहिनी सिन्हा ने हाल ही में वाशिंगटन DC में FBI मुख्यालय में निदेशक के कार्यकारी विशेष सहायक के रूप में कार्य किया है, और 2011 में ये विशेष एजेंट के रूप में FBI में शामिल हुई थी। मतलब 2001 में FBI में शामिल हुई और आज उसी टुकड़ी की हेड हो गई हैं। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है C.DOT के साथ में। C.DOT मतलब DOT, तो ये हो गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक्स, जिसको C.DOT बोलते हैं। और इसके लिए ट्राई ने समझौता किया है दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए। दूरसंचार की तकनीकी और संस्था सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए ये समझौता ज्ञापन है। और अगर ट्राई की बात करें तो जो ट्राई है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत इसको स्थापित किया गया था, और ये नियामक निकाय है दूरसंचार के मामले में। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका ट्राई का कहाँ है? नई दिल्ली में है। मुख्यालय आपको ध्यान में जरूर रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बनाया गया जसप्रीत बुमराह को, भारतीय T20 टीम का कप्तान, जो भी आयरलैंड के दौरे पे जाएगी। जसप्रीत बुमराह अगस्त के मध्य में आयरलैंड में होने वाले 3 मैचों के लिए T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान को बनाया गया है। BCCI ने हाल ही में 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। कर्नाटक के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले रिंकू सिंह को भी टीम में शामिल किया गया है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह जो हैं इनको कप्तान बनाया गया है और ऋतुराज गायकवाड़ को उप कप्तान बनाया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, और ये कहाँ जा रहे हैं? आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जन विश्वासों प्रावधान का संशोधन विधेयक से जुड़ा हुआ है? तो ये है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। जो इसमें क्या हुआ कि जन विश्वास प्रावधान जो विधेयक 2023 है, ये लोकसभा के द्वारा भी पारित किया गया है। इसके विधेयक का नाम आपको याद रखना है, जन विश्वास प्रावधानों का जो विधेयक है उसे। और इसका जो उद्देश्य है भारत में व्यापार करने और रहने में आसानी को बढ़ावा देना है, कि ये जो व्यापार करिए और रहिए भारत में। इसका उद्देश्य 42 अधिनियमों के तहत छोटे छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करके देश में नियमों को छोटे छोटे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनको दूर कर दिया गया है, ताकि आप अच्छे से व्यापार कर सको। ठीक है, तो इसे हल्के से नियम के 42 नियम हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक किसको सभी IIM का विजिटर नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है? जो भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक है, इसमें ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको IIM इंस्टीट्यूट ऑफ
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंध संस्थान बोलते हैं, इसका विजिटर नियुक्त किया गया है। तो इसका भी नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जी IIM के विजिटर होंगे और इन्हीं को ये विधेयक जो है घोषित करता है। IIM अधिनियम 2017 में संशोधन करने के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया था। संशोधन देश भर में कितने कॉलेज हैं? 20 IIM हैं और इनको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में भारत के राष्ट्रपति को IIM का विजिटर नियुक्त करता है। ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है कि राष्ट्रपति के अंडर में होंगे सारे कॉलेज। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र बना है। जो माइक्रोन है ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र है और ये अभी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है गुजरात में। इस परियोजना में लगभग 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है और पहली मेड इन इंडिया चिप दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएगी। जो पहली मेड इन इंडिया चिप होगी जो आप यूज करेंगे वो 2024 में आपको मिल जाएगी। माइक्रोन ने गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करके 5000 प्रत्यक्ष नौकरियां भी पैदा करी हैं और जिसके तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग को और बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय कंपनियों को किस संस्था के माध्यम से विदेशी मुद्रा पर सूचीबद्ध होने की अनुमति दी गई है? जितनी भारतीय कंपनियां हैं इनको एक संस्था ने क्या किया है, इसके माध्यम से आप विदेशी मुद्रा में अपने को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है IFSC। आप सभी जानते हैं कि कहीं भी पैसा लेन देन के लिए हमें एक IFSC कोड लिखना होता है। तो यहाँ पे जो IFSC कोड है उसका हिंदी में फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो ये इसका फुल फॉर्म है और इसने भारतीय कंपनियों को विदेशी मुद्रा पर सूचीबद्ध होने की अनुमति दी गई है कि आप हमारे द्वारा हम मीडियम रहेंगे और हमारे द्वारा विदेशों से पैसे के मामले में संबंध रख सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध घरेलू कंपनियों को अहमदाबाद में IFSC पर सीधे अपने इक्विटी शेयर सूचीबद्ध करने में सक्षम होंगे। अब यहाँ पर एक बात और याद होती है कि जो IFSC है उसका ऑफिस कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। और ऐसा करने पर होगा क्या कि कंपनियों को वैश्विक पूंजी तक उनकी पहुँच जो है वो आसान हो जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप भारत की कंपनियों का मूल्यांकन भी आसान हो जाएगा। तो फाइनेंशियल रूप से बहुत अच्छी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्ट्रिक कारों के लिए मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप का नाम क्या है? ऐसा कौन सा गेम है, चैंपियनशिप है जिसमें इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल होता है? वह फार्मूला ई। इलेक्ट्रिक कारों के लिए सिंगल सीटर मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप को फार्मूला ई ट्रेनिंग कहा जाता है। जैक डेनिस ऑल इलेक्ट्रिक फार्मूला ई विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले ब्रिटिश ड्राइवर बन गए हैं। जो सबसे पहला ब्रिटिश ड्राइवर है जिसने जीता है उनका नाम है जैक डेनिस। जो ऑल इलेक्ट्रिक फार्मूला ई मतलब जितने भी फार्मूला ई विश्व चैंपियनशिप हैं उनमें सबसे जो पहले हैं वो इंग्लैंड के हैं और जिनका नाम है जैक डेनिस। जैक डेनिस ने इसको जीता है और लंदन के ई प्रिक्स में एवलांच एडेट्री को दूसरे स्थान पर छोड़ दिया। वो दूसरे स्थान पर इस समय है इंग्लैंड के। तो ये आज का था आखिरी क्वेश्चन और मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट करना मत भूलिए। सपोर्ट करने से लोगों का मनोबल या हमारी टीम का मनोबल बढ़ेगा और हम आपको अच्छा मैटर प्रोवाइड कराएंगे। अभी तो शुरुआत है, बाकी सफ़र बहुत बाकी है ज़िंदगी में। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे भी आपकी हेल्प हो सकती है, उसका सपोर्ट करना मत भूलिए। सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके और लाइक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।